तो दोस्तों हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, समताप रेखाओं के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दे दिए हैं कि हम समताप रेखाओं के बारे में पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। इसी को इंग्लिश में दोस्तों आइसोथर्म बोला जाता है समताप रेखा को। समताप रेखा का मतलब क्या होता है दोस्तों? समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा जो अक्षांश जो होते हैं उसके समानांतर चलती हैं, यानी उसको अनुकरण करती हैं। लेकिन रास्ते में जब जल एवं स्थल के कारण टेम्परेचर में डिफरेंस आता है तो यह ऊपर नीचे हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए आपसे लिखा गया है, पूछ रहा है कि समताप रेखाएं अधिकतर उत्तर दक्षिण दिशा में अक्षांश रेखाओं का अनुसरण करती है। मेरे भाई अक्षांश रेखाओं का तो अनुसरण करती हैं, लेकिन ये उत्तर दक्षिण नहीं, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में अनुकरण करती हैं। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ये यहाँ पर इनको पश्चिम से पूर्व देना चाहिए था, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए गलत हो गया। दूसरा वाला को देखें, करें जहाँ जल एवं स्थल में विषमता आती है, यानी तापमान में दोस्तों डिफरेंस आता है, उतार चढ़ाव होता है, वहाँ जो है समताप रेखाएं सीधी रहती है। नहीं मेरे भाई, वो तो समान तापमान वाले उनको मिलाना है ना। तो बीच में अगर ज़्यादा टेम्परेचर आया तो पता लगा नीचे हो गई, कम आया तो ऊपर हो गई, इस तरह से। तो देखिए दूसरे वाले में क्या करें हैं कि जहां जल एवं स्थल में विषमता के कारण तापांतर अधिकतम होता है वहां समताप रेखाएं सीधी रहती हैं। मैंने पहले ही बताया मेरे भाई, जहां भी टेम्परेचर आता है, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर आ गया तो वो ऊपर हो जाएंगी, कम आ गया तो नीचे हो जाएंगी, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सीधी नहीं रहती हैं। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है सही के बारे में, तो सही कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका तो डी बन जाएगा। बहुत अच्छा। आपके अगर बता दूं जो है आसान भाषा में, ये अक्षांश क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो गई और ये 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होती है। अब दोस्तों विषुवत रेखा के जो समानांतर लाइनें खींची जाती हैं समान डिग्री पर, जैसे 1 डिग्री इधर 1 डिग्री इधर ले लिए, खींच दिए, मिला दिए, और यानी पूर्व और पश्चिम के जो है समान डिग्री को मतलब मिलाने वाली जो रेखा होती हैं वही अक्षांश होती हैं। 1-1 डिग्री पर अगर खींचा जाता है तो 79 नॉर्थ में, 79 साउथ में, और एक आपका विषुवत रेखा हो जाता है। कुल 100 कितना हो जाएगा, 179। तो 179 आपका जो है कुल अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पर बनती हैं, ये पूछा जाता है, तो याद रखे रहेंगे इसे। आगे चलें अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखिए दूसरे वाले प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प का स्रोत क्या होता है। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प जाती है, जलवाष्प, तो वो उसका जो है वाइपर जो पूछ रहे हैं, तो उसका स्रोत क्या होता है। तो मेरे भाई जो धरातल, अपनी धरातल में नमी होती है वो वाइपराइज होके जाती है, पौधे जो होते हैं उनके वजह से जाती है, और जानवरों जो सांस वगैरह लेते हैं उसमें जो थोड़ा ह्यूमिडिटी निकलती है वहाँ से जाती है। तो इसका मतलब जलवाष्प के स्रोत सभी हैं, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखते हैं, अगर तीसरे वाले प्रश्न को देखें तो देखिए आपसे यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, समताप मंडल के बारे में पूछा जा रहा है। मंडल के बारे में हम लोग तो खूब पढ़े हैं मेरे भाई, मंडल कितने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर जल्दी से बना देता हूँ, यहाँ पर जल्दी से बना दूँ, ये मान लीजिए सबसे जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है क्षोभ मंडल, फिर जो उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर दोस्तों मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल, फिर सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो यही क्षोभ मंडल में जितनी मौसमी घटनाएं घटती हैं, कोहरा, कुहासा, धूल, बारिश, ये सब जो है इसी क्षोभ मंडल में ही होती हैं, सबसे निचले वाले में। और जो हवाई जहाज़ वगैरह सब उड़ाते हैं, क्योंकि इसमें बादल वगैरह गरजते रहते हैं, तो हवाई जहाज़ इसमें उड़ाना आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत सॉफ्ट जो है रनिंग होती है। तो यही यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कह रहे हैं, पहले वाले में समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है। तो मेरे भाई यस बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि ये समताप मंडल है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं तो क्षोभ मंडल पृथ्वी को जो सबसे नज़दीक है इसमें होती है ना, तो ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। दूसरे में कह रहे हैं इस मंडल में धूल, कण एवं जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तो मेरे भाई कहाँ, ये जो समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है ये तो सही है, लेकिन दूसरा इनका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समताप मंडल की बात कर रहे हैं तो इसमें धूल कण तो इसी क्षोभ मंडल में ही होता है ना, तो इसमें कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला इनका गलत हो जाएगा। कह रहे हैं जेट वायुयान चालक इस मंडल में वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते हैं। मेरे भाई समताप में ही उड़ाना पसंद करेंगे, इसमें तो हमेशा गरज ठनक लगा रहता है, बादल रहते हैं हमेशा, उनको लहरदार मतलब बड़ा क्रश जो है रनिंग होता है, तो इसलिए वो समताप मंडल में जाकर उड़ाते हैं, बड़ा सॉफ्ट वहाँ पर चलते हैं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इनका सही क्या हुआ मेरे भाई, सही क्या हुआ यहाँ पर आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सत्य पूछा जा रहा है आपसे। बहुत अच्छा।
आगे यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों चौथे वाले में देखें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ आपसे जो चौथे में पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि वायुमंडल में धूल कण की उपस्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटती है। वायुमंडल में जो धूल कण वगैरह होते हैं तो उससे जो यानी डस्ट पार्टिकल होते हैं उससे कौन सी दोस्तों घटना घटती है। तो बादलों का निर्माण होता है। यस दोस्तों, क्योंकि यही आर्द्रताग्राही होते हैं, आर्द्रता इन्हीं धूलों पर आकर चिपकती है तो दोस्तों वो बादलों का निर्माण करते हैं। तो ये भी सही है। सूर्यताप का परावर्तन भी करते हैं, जो सनलाइट आती है उसे वापस भी भेजने का कार्य करते हैं। धूम कोहरा भी होता है, यस, लेकिन अरोरा नहीं होता है। अरोरा दोस्तों एक तरह की जो है सूर्य से जो सोलर रेडिएशन एक तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं वो पृथ्वी के जो चुंबकीत्व है उसे टकरा कर वो ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये उसका नहीं है, इसके बारे में कभी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो अरोरा जो है ये नहीं है। अरोरा क्या है दोस्तों, एक तरह की दोस्तों आप समझ लीजिए अरोरा के बारे में। अगर जैसे तो अगर शॉर्टकट में कहें तो ये अरोरा क्या है। अरोरा मेरे भाई पृथ्वी के ध्रुवों से निकलने वाली रंग बिरंगी रोशनी होती है जो धूल कण के कारण नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, सॉरी 1 2 4। तो 1 2 4 कहाँ है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में बैठा है। बहुत अच्छा। आगे अगर हम दोस्तों यहाँ देखें अगर अपने 5वें वाले में, तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इस पे हमें बताना है। यहाँ देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता आर्गन से अधिक होती है। नहीं मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको कई बार बताया है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, ये बात तो फिक्स है। नाइट्रोजन के बाद कौन हो जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन के यानी 2/3 तो लगभग नाइट्रोजन हो जाती है, फिर 20% ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद दोस्तों आर्गन होती है, आर्गन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आर्गन से कम होती है, अधिक नहीं होती, गलत। तो दूसरे में कह रहे हैं आयन मंडल समताप मंडल तथा मध्य मंडल के बीच में होता है। मेरे भाई अभी जो मैंने आपको मंडल बना के दिखा था, फिर से बना देता हूँ जल्दी से। ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो बीच में है वो मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर ये आयन मंडल जिसमें रेडियो वेव रन करते हैं, फिर बहिर्मंडल। तो यहाँ कह रहे हैं कि आयन मंडल जो होता है, आयन मंडल यहाँ पर ये वाला है, आयन मंडल कह रहे हैं समताप और मध्य के बीच में होता है। तो यहाँ पर नहीं दोस्तों, समताप ये तो मान लीजिए ये आपका मध्य वाला हो गया जिस पे मैं यम लिखा हूँ, तो ये मध्य वाला हो गया। तो समता जो कह रहे हैं कि आयन मंडल समताप और मध्य मंडल के बीच नहीं होता है, ये बहिर्मंडल और मध्य मंडल के बीच होता है। तो यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो कह रहे हैं सही क्या है, तो सही डी, मतलब डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है इसमें। आगे चलें, देखें थोड़ा सा आपको मंडल वगैरह के बारे में समझना पड़ेगा, कौन कब है, उसके क्रम वगैरह को ध्यान देना पड़ेगा। खासकर दोस्तों आजकल जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें क्रम का बड़ा महत्व हो गया है। हर चीज़ जो है क्रम से आपको याद रखना पड़ेगा। डेट पूछ लेगा, ये घटना कब हुई थी, क्रम से लगाना। जो एक तरह से जो क्रम से सजाने वाला आता है उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है हर स्टेट पीसीएस में। यहाँ देखिए कथनों पर विचार करके बताना है। मेरे भाई आपसे कई बार निवेदन किया हूँ, बार बार कहता हूँ मेरे भाई, आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा थोड़ी सी आप नैतिकता दिखाएंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा मेरे भाई। इससे क्या होता है, अपनी जॉब छोड़कर इस पे मैं लगा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह से कोई आप ही की तरह लड़का मेहनत कर रहा है तो उसका सपोर्ट करें मेरे भाई। वीडियो को कम से कम मेरे भाई तुरंत लाइक करके, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा मेरे भाई, मनोबल बढ़ेगा तो हमें काम करने में और ऊर्जा लगी थी। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत टफ होता है ऐसे काम करना दोस्तों, कंटेंट बनाना, फिर इस तरह से रिकॉर्ड करके फिर करना। तो आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा बहुत अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए कथनों विचार करके बताना है कौन सा सही है। यहाँ कह रहे हैं कि किसी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई, किसी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। तो किसी अक्षांश पर, आप यहाँ पर जैसे अक्षांश ले लिए, यहाँ पर ये ले लिए, अब मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर करें अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक होती है। नहीं मेरे भाई, गर्मी में क्या होता है, गैसें ऊपर चली जाती हैं तो वो थोड़ा सा उसकी ऊंचाई गर्मी में बढ़ जाती है क्योंकि गैसें जो है फैलती हैं। तो यहाँ पर शीत ऋतु में अधिक नहीं होती है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। यहाँ पर ये बात इन्होंने गलत कर दिया कि क्षोभ मंडल, जैसे मान लीजिए ये क्षोभ मंडल है,
यहाँ पर ये क्षोभ मंडल हो गया। तो क्या होता है, गर्मी में इस पे गैसें जो होती हैं वो फैल कर थोड़ा सा ऊपर चली जाती हैं, तो इसकी ऊंचाई थोड़ा सा बढ़ जाती है, यही कह रहे हैं। दूसरा वाला हम क्या कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है। तो मेरे भाई भूमध्य रेखा जैसे ये है, भूमध्य रेखा से अगर हम लोग ध्रुव की तरफ जाएं, पोल की तरफ अगर जाएं तो कह रहे हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ती है। नहीं मेरे भाई घटती है, तो यहाँ पर ये घटती है तो बढ़ती नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बनेगा। बहुत अच्छा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 7वें वाले में, तो देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन 7 में प्रारंभिक काल में पृथ्वी की वायुमंडल की रचना हुई थी। तो प्रारंभिक काल में मेरे भाई पृथ्वी की कैसे हुई थी, सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदलने से, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के हेल्प से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से आज भी अगर सूर्य से जो एनर्जी निकलती है तो वो आप लोग जानते हैं, सारा हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है और नाभिकीय संलयन हम लोग उसे बोलते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो 8वें वाले में जो साथियों यहाँ बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कौन सी रासायनिक अपक्षय एक प्रक्रिया नहीं है। तो यानी कौन सी एक आपको बताना है केमिकल जो है प्रोसेस नहीं है, यानी रासायनिक अपक्षय की एक प्रक्रिया नहीं है, तो बताना है। यानी भौतिक हो सकती है लेकिन रासायनिक ना हो। तो विलयन दोस्तों आप लोग जानते हैं, कोई पाउडर पानी में घोल दीजिए विलयन बन गया, यानी रासायनिक अब जो है प्रक्रिया है। कार्बनीकरण होता है, ये भी है, और ऑक्सीडेशन भी है, ये तो जानते हैं। लेकिन अब जो है शल्कन ये नहीं है। अब शल्कन मतलब ऊपरी परत का हट जाना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, जैसे कुछ पत्थर होते हैं, अब शल्कन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, चट्टान है, तो गर्मी धूप बरसात इत्यादि झेलते झेलते क्या होते हैं, उसकी ऊपरी परत दोस्तों वो पपड़ी के रूप में छोड़कर निकल जाती है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, तो भौतिक प्रक्रिया होती है, तो उसे अपशल्कन बोला जाता है, यानी ऊपरी परत का हट जाना। तो आपसे बोला जा रहा है कि क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, यानी किसके रूपांतरण से ये क्वार्टजाइट बनता है। तो दोस्तों बलुआ पत्थर जो होता है ना, बलुआ पत्थर ये क्या है, अवसादी चट्टान है। इस पे जब टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो यही दोस्तों क्वार्टजाइट में बदल जाता है, ये क्वार्टजाइट में। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और ये चूना पत्थर कैसे बना है दोस्तों, संगमरमर के ट्रांसफॉर्मेशन, जो संगमरमर होता है आप लोग जानते हो वो भी सफ़ेद होता है, और चूना पत्थर वो भी सफ़ेद होगा। यानी जो संगमरमर होता है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसके कायांतरण से ये चूना पत्थर बनता है। तो इतना याद रखे रहेंगे, और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यही सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चलें देखें, यहाँ पर जो 10वें वाले में पूछा जा रहा है, करें निम्नलिखित में से ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक हैं। तो ग्रेनाइट क्या होता है दोस्तों, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान होती है, याद कई जगह पूछा गया है। ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती है, ये आग्नेय चट्टान होती है। तो ग्रेनाइट बम में भी आता है, तो आप समझ लीजिए उसमें आग होता है, तो ऐसे आप समझ जाएंगे। तो ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक क्या होते हैं, तो इसमें दोस्तों एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम होते हैं, क्योंकि यह परत पे पाई जाती है। तो यह परत में आप जैसे पृथ्वी के, जब आपको परत के बारे में ऐसे पढ़ाया गया होगा, पृथ्वी की जो सरफेस होती है ऑल ओवर पृथ्वी में तो सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है, लेकिन अगर आप सरफेस में देखेंगे तो उसमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा आप ज़्यादा पाएंगे। तो यही होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आगे अगर हम लोग चलें देखें, यहाँ पर देखें 11 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि वाष्पन, जिसे हम लोग इंग्लिश में इवेपोराइट बोलते हैं, तो ये क्या होता है। तो वाष्पन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे समुद्री जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जो नमकीनी जल जो है बार बार वाष्पन होता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है, अब यहाँ जो पानी बह रहा है, पानी है, यही पानी जाके दीवारों से जो वाष्प पानी जो भाप बन रहा है, यही भाप जाकर दीवारों पर जब चिपकती है तो दीवारों पर एक चट्टान बन जाती है। जो आप सेंधा नमक खरीद कर लाते हैं ना, तो वही ये वाष्पन होता है, यानी समुद्र के जो भाप से बनता है वही होता है। तो उसके बारे में आप जरूर पढ़ो, जैसे पोटास हो जाता है, सेंधा नमक हो जाता है, ये सब जो है इसी का उदाहरण है। तो वाष्पन क्या होता है, खारा जल का दृढ़ पटल, यानी खारा जल जो वाष्पन होता है फिर जाकर वो दीवारों पर एक तरह से पत्थर जैसा रूप धारण कर लेता है, वही है। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 12वें को देखें, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक आग्नेय चट्टान नहीं है। तो जो आग्नेय नहीं है उस पर चलना है। तो पहले ही मैं बता दिया था ग्रेनाइट यहाँ पर दोस्तों ये आग्नेय होती है,
झावा भी आग्नेय होती है और बेसाल्ट भी आग्नेय होती है, यानी ये कौन सा आग्नेय नहीं है, तो ये नीस नहीं है। अब समझिए कैसे है। ये जो ग्रेनाइट है दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा केमिकल फार्मूला के रूप में लिख रहा हूँ। ये जो ग्रेनाइट होती है ना, ये तो आग्नेय चट्टान होती है। इस पर जब टेम्परेचर और प्रेशर जब पड़ता है तो यही दोस्तों ये जो आग्नेय है, ये ग्रेनाइट आग्नेय है, यही इसमें कायांतरित शैल में बदल जाती है, कायांतरित चट्टान में। तो उसमें क्या बन जाती है, नीस बन जाती है। तो यहाँ पर ये जो नीस है ना, ये कौन सी है, कायांतरित चट्टान है, जो ग्रेनाइट के टेम्परेचर प्रेशर पड़ने पर बनी है। इतना याद रखे रहेंगे। ऐसे ही अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कितना भी एग्ज़ाम में घुमाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे मेरे भाई। आपकी उस तरह से सोच, ऐसी मानसिकता आपकी विकसित हो जाएगी। अगर सिर्फ आप रट्टू चीज़ें अगर पढ़े हैं, सिर्फ आप प्रश्न उत्तर, तो फिर आपकी वैसी मानसिकता हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम हॉल में सोच ही नहीं पाएंगे। ज़रा सा घुमाएगा तो आप जो है कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, या तो छोड़ देंगे या तो गलत सलत कर देंगे। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 13 में, लघुत्तम से विशालतम कणों, यानी कण जो पार्टिकल्स होते हैं, तो पहले छोटे पार्टिकल्स, फिर बड़े, फिर उससे बड़े, यानी आरोही क्रम में हमें इसे सजाना है। इसके खंडज चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो खंडज चट्टान क्या होते हैं मेरे भाई? जैसे कोई चट्टान है, यहाँ समझ लो, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ उत्तर जानने से ज़्यादा बेहतर है आप प्रश्न को सही से समझ लो। प्रश्न नहीं समझ पाए तो गलत कर दोगे। तो यहाँ आपको खंडज चट्टान एक टर्म आ गया, तो इसको समझ लिए। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, ये चट्टान तमाम तरह के टेम्परेचर, प्रेशर, बारिश, बूंदे, ये सब से झेलते झेलते जो है ये सब जो है धीरे धीरे क्या हो गई, अपक्षय हो गई। ऊपरी परत जो है धीरे धीरे भुरभुरी होकर सब नीचे गिर गई। तो सारा नीचे गिर कर इकट्ठा हो गई है, फिर धीरे धीरे यही सब आपस में सिमट कर फिर एक नई चट्टान बना लेती है। तो इसी को खंडज चट्टान बोलते हैं, यानी ये खंडित होकर फिर से बनी है। तो खंडज चट्टान में क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर ये संगुटिकाश्म, ये सबसे छोटा होता है, फिर बालुकाश्म, शेल, फिर पांसु प्रस्तर। तो यहाँ पर ये वाला सी वाला आपका हो जाएगा, इसे याद कर लेंगे, एक बार पूछा गया है ये। आगे अगर हम लोग देखें 14 वाले में, तो यहाँ देखते जाइए, पूछा जा रहा है आपसे कौन सा कथन भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सही तरीके से परिभाषित करता है। यानी हमारी जो भू यानी पृथ्वी की आकृति है, उसकी प्रक्रिया को सही से परिभाषित कौन करता है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई हमारी भू आकृति, जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसकी आकृति कैसे डिसाइड होती है? दो तरीके से दोस्तों, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल ये क्या होता है मेरे भाई? पृथ्वी के अंदर से जो बल आता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब हुआ और पृथ्वी पर जो है आया, ज्वालामुखी हुआ और अंदर से मलबा आया, इकट्ठा होगा, लो बन गया पहाड़, इसकी आकृति बदल गई। फिर पता लगा दोस्तों बहुत तेज़ आंधी तूफान चला, वो कुछ हुआ दोस्तों, बारिश बूंदी हुआ, ये जो है कहीं ये टूट फूट कर गिर गया। तो हमारी जो भू आकृति में बदलाव होती है, इसकी प्रक्रिया के बारे में क्या हो जाता है दोस्तों? यही है, अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल विन्यास परिवर्तन। तो इतना दिया है। अगर थोड़ा सा आप जानते रहेंगे कैसे परिवर्तन होता है अंतर्जात और बहिर्जात, अंतर्जात बल जो है उसे जो है बनाता है और बहिर्जात बल जो है उसे एक तरह से बिगाड़ने का काम करता है। तो इतना जान लेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें, यहाँ पर 15 वाले में जो पूछा जा रहा है कि कथन पर विचार करें, विचार करके और बताना है कौन सा सत्य है। यहाँ पर मेरे भाई कह रहे हैं जोलेन पर्वतमाला स्वीडन व एस्टोनिया की सीमा के पास उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत हैं। तो मेरे भाई नहीं, जोलेन पर्वतमाला अभी चर्चा में था, ये नॉर्वे और स्वीडन में है। तो यहाँ पर एस्टोनिया नहीं, ये नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर है, तो एस्टोनिया पर नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में करें, फ्रांस में अवस्थित वासजेस पर्वत एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। तो ये ब्लैक की जगह ब्लॉक होना चाहिए। ब्लॉक पर्वत में यहाँ क्या होता है दोस्तों कि जैसे वो भूमि के धंसने या ऊपर उठने से बनी होती है, तो उसे हम लोग ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्रैक, ये कोई मान लीजिए भूमि हो गई, अब यहाँ पर ये क्रैक हो गया, तो क्रैक हो गया तो ये वाला हिस्सा नीचे चल जाए तो ऊपर क्या, ऊपर यही सब दिखाई देंगे, पता लगा ये नीचे चला गया, या तो फिर क्रैक होकर ये ऊपर चला, ये सब ये सामने वाली नीचे चली जाए तो जो क्रैक हुआ है वो ऊपर ही दिखेगा। तो यही होता है। तो इसका मतलब जब पहला हमारा गलत हो गया तो पहला जहाँ जहाँ है उसे हम काट दें तो अपने आप हमारा उत्तर पता चल जाएगा, हमें दोनों पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट एक हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण है। हॉर्स्ट पर्वत का मतलब दोस्तों जब जो क्रैक जहाँ हुआ है वो ऊपर चला जाए। जैसे मान लीजिए
ये ऐसे मान लीजिए ये कोई भूमि का मान लीजिए भूमि है और यहाँ पर दोस्तों क्रैक हुआ, तो ये दोनों धंस गई और बीच वाला ऐसे खड़ा रहा, तो कैसी आकृति बनेगी? तो ये ऐसी आकृति बन जाएगी ना, ये ऐसी आकृति बन जाएगी, तो वही होता है, तो ये सही है। आगे चले अगर हम लोग देखें 16 वाले में मिलान से संबंधित प्रश्न है, हम लोगों को बड़े आसानी से हम लोग मिला लेंगे। एक तरफ आपको प्रायद्वीप दिया है और दूसरी तरफ स्थिति। कौन सा प्रायद्वीप कहाँ पर है? तो दोस्तों अरेबियन प्रायद्वीप। अरेबियन प्रायद्वीप कहाँ है? बिस्के की खाड़ी में। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर और केपयार्ड प्रायद्वीप कारपेंट्रियार्ड की खाड़ी में। तो सब सीधे सीधे मिले हुए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बी हो जाएगा, याद कर लेंगे इसे। आगे अगर हम लोग चलें देखें यहाँ पर, तो प्रश्न संख्या अगर हम दोस्तों हम लोग 17 वाले को देखें, देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है भ्रंश घाटी के बारे में, बहुत बार ये पूछा गया है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब, कब होता है मेरे भाई? तो पहले जान लीजिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए चट्टान है, तो भ्रंश घाटी में यहाँ क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर क्रैक हो गया, तो क्रैक हो गया, इस पर क्या हो जाता है, दो भ्रंशों को भी जब हो जाता है तो नीचे की ओर धंस जाता है। ये मान लीजिए नीचे की ओर धंस गया, तो नीचे की ओर धंस गया तो क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आपको ये आकृति ऐसे दिखेगी, ये आकृति आपको ऐसे दिखने लगेगी, ये इस तरह से दिखने लगेगी, यानी ये बीच में ये जो घाटी बन गया, ये भ्रंश घाटी, यानी वो अंदर चला गया, बैठ गया। तो यही होता है, दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है, तो इसे हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1। आगे अगर हम लोग देखें तो अभी जब उठ जाता है तो उसे होड्ज बोलते हैं, अभी आएगा आगे, मैंने प्रश्न डाला है। यही जब जो धंस कर बना है, यही जब ऊपर चला जाता है तो इसे होड्ज बोलते। आगे संख्या हम लोग अगर 18 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रेबेन के बारे में। ग्रेबेन क्या होता है दोस्तों? ग्रेबेन का मतलब होता है धंस जाना, तो यानी जो थोड़ा सा धंस कर बनी हुई है, यानी उसमें धंसाव के कारण जो घाटी बन गई है, तो ग्रेबेन यानी यह है रिफ्ट घाटी। ये ग्रेबेन निम्नलिखित में से किस स्थल आकृति संबंधित है? तो ये रिफ्ट घाटी संबंधित है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो ग्रेबेन क्या होता है? जब पृथ्वी की पपड़ी जो क्रस्ट होता है उसमें खिंचाव होता है, तो समांतर भ्रंश जो फॉल्ट होते हैं उसके जो बीच वाला भाग होता है वो धंस जाता है, जो मैंने अभी बताया था उसी तरह से। आगे यहाँ पर देखें हम लोग 19 वाले को, तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि महासागर की खाड़ी, महासागर की जो खाड़ी होती है, तो काट में तीव्र लवणता परिवर्तन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जो काट का मतलब क्षेत्र होता है या जोन होता है, अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे। तो महासागर खाड़ी का जो जोन होता है यानी क्षेत्र होता है, तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए महासागर है, तो महासागर में एक ऐसा लिमिट होता है, जैसे ऊपर से सरफेस से यहाँ तक आएंगे तो लवणता में बड़ा तेज़ी से परिवर्तन होता है, फिर एक समय आता है कि परिवर्तन नहीं होता है। तो वहाँ पर जो जहाँ जिस पॉइंट तक परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी तीव्र लवणता जहाँ परिवर्तन होता है महासागर के क्षेत्र में, तो उसे हम लोग हेलोक्लाइन बोलते हैं। और पिक्नोक्लाइन क्या बोला जाता है? घनत्व परिवर्तन जहाँ पर होता है, तो यानी जहाँ पर उनका घनत्व परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग पिक्नोक्लाइन बोलते देते हैं। आगे अगर चले यहाँ पर देखें 20 वाले में, तो यहाँ देखें, यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से तटीय अपर्दनी लक्षण हैं? तो तटीय अपर्दनी का मतलब जैसे सागर में दोस्तों, सागर में क्या करते हैं, और जब सागर में पानी फ्लो होता है तो तटों पर जो है अपर्दन करके, यानी जो है वहाँ पर जो है घिसाव करके वो कौन सी आकृति बनाते हैं, तो वही यहाँ पर दिया है। तो खौंच, यहाँ पर जो खौंच या नौच करके दिया है, इसका मतलब दांतनुमा होता है। तो मतलब यहाँ पर पहले इसको देखें समझ ले, तो भृगु जो होता है, भृगु क्या होता है दोस्तों? खड़ी ढाल, यानी वो पानी के बहाव के कारण एक तरह से खड़ी ढाल कुछ बन गई है, चट्टान जो है, तो वो भृगु बोलते हैं। और भृगु में और ज़्यादा जब जो है उसमें अपर्दन होता है तो एक दांत जैसी नुमा बन जाती है आकृति, तो वो हो जाता है। यानी ये दोनों जो है तटीय अपर्दन के कारण हुए हैं। ये जो मेहराब है दोस्तों, तटीय मेहराब जो दोस्तों है, तो ये आपका जो है ये भी दोस्तों उसी के कारण बनती है, तटीय मेहराब भी उसी कारण बनती है। लेकिन ये हुक जो होता है ये इसके कारण नहीं बनती है, यहाँ पर इसको तो जान लीजिए, ये हुक जो होता है ये तटीय अपर्दनी के कारण नहीं बनती है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो तटीय मेहराब ये क्या होता है? जैसे एक गुफा होता है ना, जैसे मान लीजिए एक ग्लास होता है, पेनी को भी आप छेदा कर दीजिए, पानी इस पार से डालिए उस पार निकल जाए, तो इस तरह से होता है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चलें देखें
तो कह रहे हैं कि कौन सी एक कोष्ण महासागरीय धारा है। कोष्ण का क्या मतलब है, वार्म, यानी उष्ण की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर ये किसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गर्म यानी उष्ण। तो कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, यानी गर्म महासागरीय धारा है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक से याद किया जाता है इसे। लेब्राडोर, क्या लेब्राडोर ठंडी है कि गर्म है, तो आपको पता होगा किसी पर आपको डोरा डालना होता है तो मेरे भाई बड़े ठंडे दिमाग से डालोगे ना, तभी काम बनेगा ना। तो इसका मतलब ये ठंडी धारा है, ये गर्म नहीं है। पेरू, पेरू मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं गन्ने के जूस दुकान पर गए, आपको जूस पेर कर दिया तो ठंडा ठंडा देता है, गर्म नहीं देता है, यानी पेरू भी एक ठंडी धारा है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि बंगवेला, बंगवेला यानी बंगला में एसी चलती है तो बंगले में रहोगे तो ठंडक मिलेगी, यानी ये भी ठंड है, गर्म नहीं है। क्यों रेशियो, यानी आप जब रिसिया जाते हैं तो आपका दिमाग गर्म हो जाता है, तो यानी यही गर्म है। आप ऐसे बहुत सारे याद किए होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ये जलधारा है, और यहाँ पर क्यूरेशियो के बारे में पूछे जाएगा तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। तो इसके बारे में आप ऐसे ऐसे याद किए लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चलें देखें तो 22 वाले को अगर यहाँ पर देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि बृहद महाद्वीपीय शेल्फ की विद्यमानता के कारण ग्रैंड बैंक्स विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों में से एक है। तो यस दोस्तों, तो महाद्वीपीय शेल्फ की विद्यमानता के कारण ग्रैंड बैंक्स जो है विश्व के प्रमुख मत्स्य वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ जो है यहाँ पर उनका पकड़ी जाती हैं। मत्स्य क्षेत्र दोस्तों वही होता है जहाँ पर बहुत सारी मछलियों का भोजन होता है, भोजन करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पर उन मछलियों को पकड़ा जाता है। तो क्योंकि यहाँ कह रहे हैं कि प्लवक उथले जल में उगते हैं, तो यस उथले जल में उगते हैं जहाँ पर थोड़ा सा गर्म और ठंडे जल का मिलन होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर मत्स्यान बड़ी मात्रा में होता है। तो यहाँ पर दो के दोनों सही हो जाएंगे आपके, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यही ए बनेगा। आगे अगर हम लोग देखें तो जो आपसे पूछा जा रहा है 23 वाले में, कह रहे हैं कि लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो लद्दाख के बारे में बताना है, तो लद्दाख घाटी कह रहे हैं कि लद्दाख घाटी में सरपत यानी विलो एक पॉपुलर उपवन देखे गए हैं। तो यस, ये वाला तो आपका सही है। कह रहे हैं यहाँ अधिकांश लोग या तो हिंदू हैं या जैन। मेरे भाई जैन नहीं है, आप बौद्ध से संबंधित बहुत सारे मठ वगैरह भी हैं, तो यहाँ पर हिंदू हैं और बौद्ध है। तो यहाँ पर ये वाला तो दूसरा गलत हो जाएगा। दो जहाँ जहाँ है आप निपटा दीजिए, अपने आप आपका उत्तर निकल जाएगा सी वाला, यानी लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। यस, ऑप्शन नंबर आपका ये 1 और 3 यानी सी हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कश्मीर हिमालय के बारे में, यानी वो हिमालय ही एक तरह का जो कश्मीर में पड़ता है, तो उसकी बात करें कश्मीर हिमालय के संदर्भ में बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पर कथन सही है। तो पहला वाला देखिए कर रहे हैं श्रीनगर चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे भाई श्रीनगर चेनाब नदी के नहीं, यह झेलम नदी के किनारे स्थित है, तो इसको याद रखे रहेंगे, फैक्ट है ये। तो झेलम नदी यानी पहला तो आपका गया तेल लेने, गलत हो गया, तो ये गलत हो गया आपका ये, यानी अब आपका बचा है सी और डी। यहाँ कह रहे हैं इस क्षेत्र में उत्तर में अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ पाई जाती हैं। अनुदैर्ध्य घाटियाँ क्या होती हैं दोस्तों, कि दो पर्वतों के बीच जो सकरी लंबी घाटियाँ होती हैं उन्हें अनुदैर्ध्य घाटियाँ कहते हैं। तो इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। फिर ये कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, को वो जो मतलब जो दक्षिणी भाग है जो वहाँ का, तो वहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ कश्मीर में नहीं, यहाँ कश्मीर हिमालय में नहीं पाई जाती, इसके दक्षिण में पाई जाती हैं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, अपने आप आपका तीसरा सही मिल जाएगा, क्योंकि डल झील श्रीनगर में ही स्थित है, आप लोग जानते हैं ये। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 25 को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, बताना है पढ़ के कौन सा कथन सही है। तो अभी मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि हिमालय का जो हिस्सा जिस राज्य में पड़ता है उसी के नाम से बोल दिया जाता है। तो पहला वाले में कह रहे हैं कि हिमालय का वह हिस्सा, यह हिस्सा यानी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के, यानी यह हिस्सा पश्चिमी में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच पड़ता है, यह सही है। यह भारत के दो प्रमुख नदी तंत्र यानी सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित होता है, ये भी सही है यहाँ पर। तो आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें उत्तराखंड की बात आई तो गंगा आ ही जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है, तो यस 3 के तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे अगर हम लोग चलें बढ़ें देखें तो आपको 26 वाले में दिया है कि दार्जिलिंग, दार्जिलिंग दोस्तों ये किसका क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का, और सिक्किम हिमालय, तो वही है जो हिमालय
जो है इसके दार्जिलिंग क्षेत्र में पड़ता है और जो सिक्किम क्षेत्र में पड़ता है उसी के नाम से है। बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर देखें पहले वाले में करें, इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। तो इस यस यहाँ पर तीस्ता नदी तेज बहाव वाली बहती है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब आगे कह रहे हैं कि यह आर्किड के लिए जाना जाता है। आर्किड का क्या मतलब है दोस्तों? एक रंग बिरंगी दोस्तों फूल होता है जो विश्व में जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये आपका तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बनेगा। 17 वाले में तो पूछा जा रहा है कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित हैं। तो अरुणाचल हिमालय से कौन सी विशेषताएं संबंधित हैं मेरे भाई? तो अरुणाचल हिमालय में आप लोग जानते हैं तेज बहती हुई गहरे गार्ज बनाने वाली नदियों का विच्छेदन होता है बेस दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर बिजली बनाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। यानी ऑप्शन नंबर ये पहला आपका तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा में करें यह नदियां बहुत से जलप्रपात बनाती हैं, वही बात दोस्तों भी मैंने बताया सही बिल्कुल है। यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार दुगार क्षेत्रों से होकर किया जाता है। यस, दुगार मतलब एक तरह का मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में जाने का एक रास्ता है, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा भी इनका सही हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। आगे अगर चले हम लोग देखते हैं यहाँ आगे जो आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक सेकेंड यार क्या हो गया, आगे यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है 28 में, ज़रा हम लोग 28 वाले को देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा सही है हमारा। तो कौन सा हमारा अनुक्रम बताना है एक तरह से। तो आपको बताना है कि सूर्योदय के समय के हिसाब से उपर्युक्त स्थानों को सही क्रम बताना है। तो सूर्योदय आप लोग जानते हैं मेरे भाई, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो क्षेत्र पूर्व जितना ज़्यादा पूर्व में होगा वहाँ सूर्य पहले उगेगा, और जो क्षेत्र जितना ज़्यादा पश्चिम में होगा वहाँ पर उतना लेट उगेगा। तो सबसे पूर्व में अरुणाचल का किबिथु है आप लोग जानते हैं, और सबसे पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती है। तो इन दोनों के बीच दोस्तों 2 घंटे का डिफरेंस है, आप लोग जानते हैं। तो यदि यहाँ 6 बजे सूर्योदय हुआ तो यहाँ गुहार मोती में 8 बजे होगा, यही है। और यहाँ पर इसी हिसाब से आपको यहाँ दिमाग लगाना है मेरे भाई। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप तो सोचेंगे कि भाई अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर है, लेकिन ये राजधानी है तो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, ये तो आपका अगरतला त्रिपुरा में है, ये सबसे पीछे जाएगा। ये तो आपका सबसे सूर्योदय के क्रम में बताना है ना, तो ये सबसे पीछे जाएगा। तो यहाँ यस हमने पकड़ लिया, ये अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो यानी सबसे पहले इम्फाल जो एक मणिपुर का है। तो दोस्तों वैसे राज्य के मामले में तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन इम्फाल जो राजधानी है वो थोड़ा सा ईटानगर से और पूरब में पड़ जाती है। तो इसलिए 2 आपका पहले हो जाएगा, फिर आपका ये ईटानगर, फिर आइजोल और फिर अगरतला। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। थोड़ा सा राजधानी को देखना होगा और थोड़ा सा दिमाग को अक्षांश पढ़ने से ये अच्छा है कि आप ये पढ़ लें कि कौन सा थोड़ा आगे पीछे है। करें संघ राज क्षेत्रों में किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो आपको यूटी में बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा है। तो चाहे महिला साक्षरता पूछे या पुरुष साक्षरता या ओवरऑल साक्षरता, तो केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ ले तो आप आंख मूंद कर लक्षद्वीप बता देना। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर हम लोग चलें देखते हैं यहाँ पर, तो जो आपसे पूछा जा रहा है 30 वाले में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो तटरेखा की बात जब भी आती है दोस्तों तो हम लोग जानते हैं गुजरात की सबसे लंबी होती है, लेकिन इसमें गुजरात है नहीं, तो दूसरे नंबर पर ये तमिलनाडु हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 31 वाले में, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे। अभी जस्ट मैंने बताया था मेरे भाई, जो यानी अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी क्षेत्र और गुजरात का सबसे पश्चिमी क्षेत्र में कितने का अंतर है। तो 30 डिग्री यानी 2 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये एक चीज़ मैं आपको कई बार बताया हूँ दोस्तों। तो ये मान लीजिए ऐसे, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखे रहेंगे। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी किबिथु और गुजरात का सबसे पश्चिमी आपका गुहार मोती, और नॉर्थ का सबसे जो है टॉप एरिया तभी आएगा, आप समझ जाएंगे यहाँ पर। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, असम में है। ये असम में है, आप लोग जानते हैं एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ये।
यूनेस्को में भी नामित है। तो कह रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर नहीं गुजरता है। क्या नहीं गुजरता है मेरे भाई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये 37 ये नहीं गुजरता है। बाकी ये ब्रह्मपुत्र नदी भी गुजरती है, डिफलू नदी, भारतीय रेल जोन जो है एक पथ ये भी गुजरता है। तो यहाँ पर ये आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। याद कर लेंगे, आप एलिमिनेट कर दीजिए ना, असम के बारे में तो पढ़े होंगे। यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है कि नीलगिरी पहाड़ों यानी ब्लू माउंटेन जिसे हम लोग कहते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह रूप से पाई जाती है? तो जनजातियों की बात जब भी आती है नीलगिरी तो हम लोग टोडा को नहीं भूलते हैं। टोडा ऑप्शन नंबर डी। टोडा इतना ज़्यादा फेमस है कि इन्होंने पारंपरिक रूप से पहले पाखंड के कारण अपने यहाँ जो बहुत सारी लड़कियों की दोस्तों जो है वहाँ पर कन्या की हत्या किए हैं। तो इसलिए महिलाओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर बहुपति विवाह होता है, यानी एक महिला से कई सारे पुरुष यहाँ पर शादी करते हैं, ये इनकी खासियत है। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो जनजाति से संबंधित कई प्रश्न मैंने डाले हैं। तो जनजातियों के संबंध में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो देखें कौन से सही है मेरे भाई। तो कह रहे हैं थारू। थारू आप लोग पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में पाई जाती है। यस, सबसे बड़ी भी है उत्तर प्रदेश की। इरूला, चेंचू, सुमालू जनजातियाँ केरल में पाई जाती हैं। तो ये भी सही है मेरे भाई, नो डाउट। इरूला, चेंचू, इरूला से समझ में आ गया, हाँ ये केरल में ही है। यहाँ कह रहे हैं गरासिया जनजाति गोवा में पाई जाती हैं। तो सोच रहे हैं कि बच्चों को मूर्ख बना दें कि ग से गरासिया, ग से गोवा, तो बच्चे ये समझ लेंगे ग से गरासिया भले है लेकिन ये गोवा में नहीं, ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में है, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। जहाँ 3 है तो वहाँ आप इसे काट देंगे, आपका उत्तर निकलेगा गद्दी जनजातियाँ जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के घुमंतू पशुचारक हैं। तो यहाँ पर ये आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका यही सही है। आगे अगर हम लोग बढ़ें देखें, आगे अगर आए देखें यहाँ पर 35 वाले में देखें, मिलान से संबंधित प्रश्न है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो नहीं है उसी को पकड़े हम लोग। खासी हिमालय दोस्तों मेघालय में है, और जो सॉरी खासी हिमालय नहीं, हिमालय ज़्यादा जुबान पे आता है, जनजाति है। तो खासी हिमालय कहाँ है? मेघालय में। तो मेघा हमेशा खासता रहता है, टर टर, तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। तो ये तो अपनी जगह पे मान लीजिए सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है, तो ध्यान रखे रहेंगे, गलत को बताना है। चेंचू आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, शिकारी के लिए और संग्राहक के लिए जानी जाती है। और दोस्तों यहाँ जो आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि बकरवाल बकरी उकरी कहाँ होती है ज़्यादा? ये कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। तो ये राजस्थान नहीं, जम्मू कश्मीर में है। ये दोस्तों घुमंतू नहीं होते हैं, ये दोस्तों घुमंतू नहीं होते हैं। एक तरह के जो मतलब हमेशा हर जगह नहीं घूमते तो हैं अपनी बकरी उकरी चराते समय, लेकिन वापस ये अपने घर पे आ जाते हैं, तो भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। तो बकरवाल से आप समझ जाइए भेड़ बकरी। तो ये इसका मतलब यही गलत था, ये जम्मू कश्मीर जगह राजस्थान दे दिए, और बाकी सिद्धि गुजरात जो अफ्रीकी अनुवांशिक स्टॉक के बारे में इनको जाना जाता है कि इनका अनुवांशिक अफ्रीका में है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर प्रश्न संख्या, अगर हम लोग ये 36 वाले को देखें तो आपसे दिया है एक तरफ यहाँ प्रजाति मिलान वाला प्रश्न है, एक तरफ जनजाति। तो दोस्तों निग्रोटो कहाँ से संबंधित है? अंडमान निकोबार से संबंधित है, वहाँ से है ये जनजातियाँ, ये वहीं पाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी ए वाला 4 पे जाएगा। तो ए वाला 4 पे जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये तो नहीं होंगे। आगे देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो है ये एक तरह से दोस्तों जो अपना साउथ इंडिया है ये वहाँ से संबंधित है। प्रजाति जो है दक्षिण भारत की प्रमुख जनजातियों वहाँ से संबंधित है। तो आपका ये आपका जो होना चाहिए दोस्तों, एक सेकेंड, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कहाँ से संबंधित है? तो भील, चेंचू, हो, कुनबा, ये जो साउथ इंडिया में पाई जाती है वहाँ से संबंधित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी वाला हमारा 1 पे जाएगा, बी वाला 1 पे। तो इसका मतलब अभी काम नहीं बना है, दोनों जगह वही है। तो अब हम आते हैं मंगोलायड के पास। ये मंगोलायड दोस्तों कहाँ से संबंधित है? ये मंगोलायड जो गारो, बोडो, कछारी, डफला, खासी, नॉर्थ ईस्ट में जो होते हैं वहाँ से संबंधित हैं। तो ये आपका ये यहाँ से आ जाएगा, यानी सी वाला हमारा 2 पे जाएगा, सी वाला 2 पे। तो इसका मतलब ये बी बनेगा। बड़ा मुश्किल से मिला है दोस्तों, बड़ा हार्ड प्रश्न था, और बाकी एक जो बचा है तो इसका रास्ता तो यही है। आगे चले हम लोग देखें अगर 37 में,
जनजाति के बारे में। भोटिया जनजाति के बारे में आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो लिखा है पहले वाले में तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। और जानते हैं ये लोग क्या करते हैं कि जब ठंड आती है तब ये लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ये ठंड वाला मौसम आया तो ठंड वाले मौसम में ये लोग घाटियों में चले जाते हैं नीचे, और जब गर्मी आती है तो ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए भोटिया ऋतु प्रवास यानी ऋतुओं के अनुसार प्रवास जनजाति है, ये तो बात यहाँ सही है। जो ऋतु प्रवास में बुग्याल में चले जाते हैं। बुग्याल मतलब क्या होते हैं दोस्तों, एक तरह से शीत ऋतु में कह रहे हैं बुग्याल, बुग्याल का मतलब जो ऊंचाई वाले एरिया है। तो शीत ऋतु में नहीं जाते हैं बुग्याल में, ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल में चले जाते हैं, तथा ग्रीष्म ऋतु कह रहे हैं घाटियों में चले जाते हैं। तो मेरे भाई शीत ऋतु में घाटियों में जाते हैं, तो यहाँ पर उल्टा इन्होंने दे दिया है, इसीलिए गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही करें, कौन सा सही नहीं है, तो यही दूसरा वाला सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, पहला तो सही था। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं यहाँ पर जनगणना से संबंधित कुछ सवाल आ रहे हैं। अभी आपका नया वाला जनगणना होगा, फिर से सब मेहनत करना पड़ेगा। कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष के अनुपात में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम बताना है, स्त्री पुरुष यहाँ पर लिंगानुपात के एक तरह से के बारे में बताना है। तो यहाँ पर क्या था, तो लिंगानुपात आप लोग देखेंगे मेरे भाई सबसे ज़्यादा कहाँ का था, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये मेघालय का। मेघालय में दोस्तों 990 के आसपास दोस्तों लिंगानुपात है, यानी 1000 पर इतनी। और उसके बाद यहाँ पर 980-85 यहाँ पर ये मणिपुर। तो यहाँ पर टॉप पर यही आ रहे हैं। तो यहाँ पर अवरोही बताना था, तो टॉप 2 यही हैं, तो यही हो जाएगा अपना। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पर 11 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज हुई। तो यानी ऐसी कौन सा राज्य है कि 2011 की जब जनगणना हुई 2001 से लेकर 2011 के बीच, उसमें जनसंख्या बढ़ी नहीं बल्कि % अपनी जनसंख्या घटा लिया। कितना? %0.5। ऐसा कौन था दोस्तों? तो ऐसा कौन था? ये नागालैंड था, ऑप्शन नंबर डी। याद करने के लिए ऐसे सोच लीजिए, ये सब 10 सालों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवा बेरोजगार रहे होंगे, नागा साधु बन गए होंगे, जाकर पहाड़ों पर ब्याह शादी नहीं किए हुए होंगे, तो जनसंख्या नहीं बढ़ी होगी। तो नागा साधु ऐसे कर लेंगे तो पता चल जाएगा आपको, हाँ यही है। आगे अगर हम लोग देखें तो भारतीय राज्यों पर विचार करना है, विचार करके बताना है सही कौन है। कि भारतीय राज्य जनगणना 2011 के आधार पर राज्यों की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर बताना है अवरोही क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है? यूपी का। यूपी नहीं दिया है तो फिर किसके पास आप जाएंगे? तो मेरे भाई बिहार के पास ही जाएंगे, नो डाउट। तो बिहार का यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में बताना है, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो यानी बिहार अपना नंबर लास्ट में रहेगा। तो लास्ट में रहेगा तो यानी ये वाला तो नहीं होगा, पक्का है, ये वाला नहीं रहेगा। और सबसे छोटा किसकी है? हरियाणा की है। सबसे कम हरियाणा की है, तो 4 पहले रहेगा। तो 4 पहले कहाँ है? बी में बैठा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, बी। फिर उसके बाद आपका ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। आगे अगर हम लोग देखें तो 41 में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 2011 जनगणना के अनुसार राज्यों को किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है। तो जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम की बात आती है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी पर स्क्वायर 1 स्क्वायर किलोमीटर आप लंबाई ले लो और 1 किलोमीटर स्क्वायर चौड़ाई ले लो, उसमें एक एवरेज में जितने लोग रहते हैं वही उनकी जनसंख्या घनत्व तो होती है। तो यहाँ पर आप कैसे इसे निकालते हो दोस्तों, क्या करते हो यहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश की जो हम लोगों को पढ़ाया गया है कि हम लोग पढ़े हैं, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सभी राज्यों में 17 है। फिर उसके बाद तो उसके बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? उसके बाद आता है आपके फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों? मिजोरम का आता है। तो मिजोरम कहाँ है? मिजोरम में कितनी है दोस्तों? तो उसकी 52 है। तो 52 पर किलोमीटर स्क्वायर में 52 एवरेज में रहते हैं। तो यहाँ पर जब आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है तो मिजोरम है, तो आप मिजोरम ही लगा दीजिए। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर तो आपसे जो 42 में पूछा जा रहा है साथियों, कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संबंध में राज्यों का सही अवरोही बताना है। तो लिंगानुपात के संबंध में बताना है, आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर। तो अवरोही यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, फिर उससे कम कहाँ है, इस हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है। तो
सबसे पहले यहाँ पर तो दोस्तों सबसे कम आपको मतलब लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा ढूंढना है कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों न पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर दिए हुए राज्यों में यहाँ राजस्थान हो जाएगा, फिर उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और आपका यहाँ पर ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग आंध्र प्रदेश के देखें तो आंध्र प्रदेश का 993 है। कितना है? आंध्र प्रदेश का 993 है। उत्तराखंड के देखें तो इसका 963 हो जाता है। और पश्चिम बंगाल का अगर हम लोग देखें तो इसका 950 के आसपास है। और मध्य प्रदेश का अगर देखें तो 930 के आसपास है। यही हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ जननांकी लाभांश दिया है। जननांकी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे भारत को इस समय जननांकीय जो है देश कहा जा रहा है। जननांकी का मतलब क्या है? युवा आबादी जो बहुत ज़्यादा है तो उसे जननांकी लाभांश कहते हैं। तो अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है और उसमें युवा ज़्यादा हैं तो आप उसका लाभ ले सकते हो। इसीलिए भारत को लोग कह रहे हैं कि अपने युवाओं को संभाल लीजिए। विभिन्न देश के लोग कह रहे हैं कि यही युवा इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आप जननांकी लाभांश में हो। कल यही युवा जब बूढ़े होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्हें सर्विस देना होगा, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना यानी युवाओं की संरचना जो होती है जननांकी लाभांश को इंडिकेट करता है। आगे अगर 44 को देखें तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ये 44 वाले प्रश्न अधूरा प्रश्न है। यहाँ पर ये कुछ गलती से मिस्टेक हो गया है इसमें। ये यहाँ पर हम लोग 45 वाले का अगर देखें तो यहाँ साथियों देखिए मिलान से संबंधित ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला जो दिया गया है इसमें जो पूछा जा रहा है कि एक तरफ रेलवे मंडल है और उसका मुख्यालय, तो बताना है मेरे भाई पश्चिम मध्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पश्चिम मध्य यानी पश्चिम में हो, मध्य में हो, तो इसका मतलब कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के आसपास है। यहाँ पर जबलपुर में, ये वाला जबलपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य, तो यानी दक्षिण में हो और थोड़ा सा पूर्व मध्य में हो। तो यहाँ पर ये कौन सा जाएगा? इसको छोड़ देते हैं, आगे मिलाते हैं, क्लियर हो जो हम उसी के पास चलते हैं। पूर्व मध्य, पूर्व मध्य हाजीपुर बिहार, ये वाला यहाँ आ जाएगा। उत्तर पूर्व तो आप लोग जानते हैं गोरखपुर, तो यानी हमारा दक्षिण पूर्व मध्य कहाँ आ जाएगा? ये बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ है दोस्तों? तो पहला वाला तो आपका 1 पे गया, दूसरा वाला 3 पे गया, पहला वाला 1, दूसरा वाला 3, तीसरा 4 और डी वाला 2 पर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे अगर चले हम लोग देखें यहाँ पर 46 में, तो 46 में आपका जो पूछा जा रहा है इसमें कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? आप लोग जानते हैं जो बॉर्डर एरिया है और वहाँ पर जो है रोड की कनेक्टिविटी और जो आपके पोर्ट एरिया वाले में है तो उनको कनेक्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सड़कों की कनेक्टिविटी को उन्नत करना है, उनको बंदरगाहों और जो बॉर्डर एरिया वाले से जोड़ना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 550 जिलों को ये काम है। आगे अगर देखें हम लोग 47 में, तो आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलवे ने बहुत से गुणात्मक सुधार किया है। तो ये कौन से सुधार किए हैं? तो मेरे भाई गेज में परिवर्तन भी किया है। गेज मतलब रेलवे पटरी की चौड़ाई। तो पहले क्या होती थी, अलग अलग जगह की अलग अलग चौड़ाई होती थी, ट्रेनों को बड़ा दिक्कत होता था। तो सारी जो है उसका मानक तय किया गया कि सारी रेलवे का गेज उतना ही रहेगा। पथ ट्रैक का विद्युतीकरण, यानी ये आप जानते हैं लाइटिंग होगा, इलेक्ट्रिक और ऑटोमेटिक सिग्नल। आज का जो सिग्नल होता है, कब रेड जलेगी कब ग्रीन, ये सब ऑटोमेटिक हो गया है सेंसर से। तो ये सब हो गया है। तो भारतीय रेलवे ने बहुत से गुणात्मक सुधार किए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे अगर यहाँ पर देखें तो राज्यों में रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो किन राज्यों में कोई रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो मेरे भाई झारखंड में नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी है, आप लोग जानते हैं बिलासपुर, और यहाँ आपको जो दिया है उड़ीसा में भी है, बिहार में भी है हाजीपुर वाला। आगे अगर हम लोग देखें तो 49 में जो आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान दें, करें भारत में स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग। स्वर्ण चतुर्भुज क्या है दोस्तों? यानी एक चतुर्भुज टाइप का जो रोड बना है, कहाँ से लेकर? दिल्ली से लेकर दोस्तों आपके मुंबई, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। तो इस तरह का जो है तो यही यहाँ पर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे लंबा
कौन सा है? तो राजमार्ग में ये जो स्वर्ण चतुर्भुज बना है, तो ये इसमें दूरी के हिसाब से सबसे लंबा डिस्टेंस किसका है? तो मेरे भाई कोलकाता से चेन्नई जाना पड़ेगा, एकदम तमिलनाडु में, तो सबसे लंबा यही है ना, यानी कोलकाता चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो 50 वाले में तो कह रहे हैं कौन सा एक केंद्र लौह इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, यानी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ नहीं है वो। तो मेरे भाई भद्रावती भी है यहाँ, सेलम है, विशाखापत्तनम है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस जानते होंगे, यूपी स्पेशल पढ़े हैं, तो दोस्तों यूपी के सोनभद्र में जो रेणुकूट है, तो यह एल्युमिनियम उद्योग है जिसे हिंडाल्को बोला जाता है, तो एल्युमिनियम के लिए है, लौह स्टील नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आगे अगर 51 वाले को देखें तो आपसे जो पूछा जा रहा है कि कौन सा क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग नहीं माना जाता है, तो सूती वस्त्र उद्योग कौन सा नहीं है मेरे भाई? तो यहाँ पर आप देखेंगे धनबाद, जमदेशपुर, यह तो आयरन स्टील है ना जमदेश वाला, तो ये तो सूती थोड़ी ना, आप एलिमिनेट कर दीजिए तो अपने आप निकल जाएगा। इसका मतलब 3 हमारा नहीं होना चाहिए विकल्प में। तो कौन सा नहीं माना जाता है? तो केवल 3 नहीं माना जाता है और बाकी सब होते हैं, सब सूती इंडस्ट्रीज़ हर जगह है। आगे अगर देखें हम लोग 52 में, तो आपसे जो पूछा जा रहा है मिलान से संबंधित प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर उद्योग और स्थान, कौन सा उद्योग कहाँ है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई विमान जो इंडस्ट्रीज़ है कहाँ है? बेंगलुरु में, वैसे बेंगलुरु वैसे विमान, ये हो जाएगा यहाँ पर। और ये तो आपका बी वाला तो हमारा 3 पे गया, तो बी वाला 3 पे गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो आगे अगर देखें हम लोग सूती वस्त्र कहाँ है, तो ये सूती वस्त्र आपका ये पहले देख लें, पेट्रोकेमिकल्स ये असम के आसपास है दोस्तों, तो ये बोई गांव हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वाला हो जाएगा आपका, और आपका ये यानी ए वाला आपके 4 पे गया, ए वाला 4 पे गया, तो आपका यही ए वाला बन जाएगा, यहीं पर है। तो चलें, और आपका बाकी एक यहाँ पर जो मिलेगा सी वाला 2 पर जाएगा हमारा। आगे चलें, और डी वाला तो 1 पर चला जाएगा। आगे अगर हम लोग चलें, देखें यहाँ पर ये आगे यहाँ जो दिया गया है हमें 53 वाले में, तो कह रहे हैं कि स्थान दिया है और उद्योग दिया है, तो स्थान और उद्योग को मिलाना है हमें। मेरे भाई जबलपुर कहाँ है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में है ये, तो मध्य प्रदेश में है, तो इसका तो कोई अभी हमें नहीं मिला तोड़। बेंगलुरु, मथुरा में दोस्तों आप लोग जानते हैं ये पेट्रो रसायन उद्योग है, जिसकी वजह से ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है, ये तो है। और बाकी यहाँ पर एक आप बल्लारपुर जो है दोस्तों, बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, जो कागज़ की इंडस्ट्रीज़ है, ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 2 से हम लोग देखें काम बनेगा, सी वाला 2 पर होना चाहिए, सी वाला 2 पर और डी वाला 3 पर। तो सी 2 डी 3, तो यही वाला है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए बन जाएगा, यानी ए वाला हमारा 4 पे जाएगा, ये ऑटोमोबाइल्स और बेंगलुरु आईटी। आगे बढ़े हम लोग देखते हैं अगर 54 में, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हमें कि वस्त्र उद्योग और स्थान, तो बताना है इसके बारे में दोस्तों। ऊनी वस्त्र कहाँ है? तो ऊनी वस्त्र दोस्तों हमारा कहाँ है? हम लोग जानते हैं ये सुवालकुची में भी है, तो हमें बताना है इसमें क्या मिलाकर, अच्छा बताना था यार ना, तो ये वाला हमारा मिलाकर सॉरी ये हमारा मिलाकर बताना है, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन कट गए हैं, वहाँ पर जो ऑप्शन देना चाहिए था लगता है ऑप्शन नहीं है जो बना, चलो ऐसे ही मिला देते हैं हम लोग। ऊनी वस्त्र दोस्तों लुधियाना है दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा, और ये रेशमी वस्त्र ये शुवालकुची, ये हो जाएगा हमारा, और जूट वस्त्र हमारा रिसड़ा में, और यहाँ पर एक बचा है सूती वस्त्र, तो यहाँ पर ये सूती वाला तो यही कर देंगे, यही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं है, आप एक बार मिला लेंगे इसे। कि भारत में तेल शोधक कारखानों का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम है, उसको यहाँ पर हमें बताना है। तो तेल शोधक जो कारखाने हैं उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे पहले दोस्तों आप लोग जानते हैं गुवाहाटी में 1962 के आसपास, फिर हल्दियम बना 64 में, फिर मथुरा, फिर बरौनी, तो डी सी वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें यहाँ पर जो 56 वाले में आपसे जो पूछा जा रहा है मिलान वाला है, तो चले हम लोग देखते हैं।
यहाँ उद्योग दिया है और अवस्थिति, तो उद्योग अवस्थिति को मिलाना है मेरे भाई। रेलवे उपकरण, मोटर वाहन, पोत निर्माण, साइकिल, तो साइकिल वही लुधियाना में बनता है पंजाब में, तो ये तो सब जानते हैं। तो ये डी वाला तो 2 हो जाएगा, डी वाला 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये और ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। और बाकी अगर हम लोग देखें तो ये रेलवे उपकरण हमारा कहाँ चला आएगा दोस्तों, ये भिलाई पे चला आ जाएगा, यही तीसरा, तो ये जाना ही तय है क्योंकि दोनों में तीसरा है, 3 है। अब यहाँ पर दिया है मोटर वाहन, तो ये मोटर वाहन दोस्तों हम इसको कहाँ ले जाएं, तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों कोच्चि में। तो यहाँ पर ये हमारा जो बी वाला है ये 1 पे चला जाएगा कोच्चि, और पोत निर्माण ये हमारा ये जबलपुर चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये सी वाला हमारा 4 पे आ गया, सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही ए बनेगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जा रहा है चीनी उद्योगों के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो मेरे भाई चीनी उद्योग जो है प्रति हेक्टेयर गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, ये सही है। उच्चतर सुक्रोज अंश होना चाहिए, ये भी सही है। लंबी पेराई सदन अवधि, ये भी सही है। प्रायद्वीप में अधिकांश मिले मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित हैं, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों जो पूर्वी तट पे जो है जैसे नहीं है, भारतीय प्रायद्वीप में ज़्यादातर जो है आपका जो है चीनी मिले मुख्य रूप से आंतरिक और पश्चिमी केंद्रों पर मिलेंगी, महाराष्ट्र के आसपास एरिया में वहाँ पे। तो पूर्वी तट पर कहाँ है। आगे यहाँ पर देखें अगर हम लोग 58 में, तो यहाँ मिलान से संबंधित फिर आपको एक प्रश्न दिया है, आप मिला लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। प्रतिष्ठान दिया है और उत्पाद दिया है, तो कौन क्या उत्पादन करता है, तो टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी दोस्तों, तो जानते हैं लोहा और स्टील की कंपनी है। बाल्को, तो यहाँ पर दोस्तों जो है क्या है ये, तो यहाँ पर एल लगा है, तो आप समझ जाइए एल्युमिनियम का है ये, यहाँ एल्युमिनियम। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बेल, तो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा और ये रसायन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ए वाला 2 पर आना चाहिए और बी वाला 4 पे, तो ऑप्शन नंबर आपका यही बनेगा, बी वाला। आगे अगर देखें हम लोग 59 में 59, निम्नलिखित में से आग्नेय शैल नहीं है। तो आग्नेय शैल कौन सा नहीं, आग्नेय शैल को हम लोग पितरी चट्टान बोलते हैं क्योंकि यही चट्टानों का फादर होता है। तो यहाँ पर ये ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है, डोलोमाइट, ये गैब्रो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 60 वाले को, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में कौन सा सही है, तो हमें सही उत्तर देना है। तो इसे काले अयस्क के रूप में भी जाना जाता है, यस ये तो जाना जाता है बिल्कुल। 60 से 70% शुद्ध लोहा होता है, यस ये भी सही है। चुंबकीय गुण होते ही हैं, तो 3 के तीनों यहाँ सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने जियोग्राफी के जो हमारी ये 5वीं टेस्ट सीरीज़ थी, तो इसको दोस्तों हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इसे हम लोग पार्ट ए नाम देकर यहीं रोक देते हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं हम लोग पार्ट बी के रूप में सारा प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल प्रश्न थे। आगे हमारा जो फैक्चुअल प्रश्न आएगा तो उसको हम देखेंगे। चले हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।